बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्यों हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एमएस और पीएचडी के लिए फॉरेन स्कॉलरशिप्स को विन करने में नाकाम रहते हैं, और मैंने किस तरह से एरास्मस मुंडस, पीएचडी, कोरिया, चाइना और जर्मनी के स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स हासिल किए थे। मैं आज आपको एक बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जितने भी स्कॉलरशिप्स विन किए, इसमें मैंने खुद से सारा काम किया है, और मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। तो मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स माशाल्लाह मेरी निस्बत बहुत अच्छे हैं, उनके जीपीएस, उनके स्कोर्स इंतहाई शानदार हैं, लेकिन वो थोड़ी सी एफर्ट करें तो वो भी ये सारे स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन सारे स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स के दौरान शायद मैंने अपनी जेब से कभी भी कोई पैसा नहीं लगाया। अगर थोड़ा बहुत लगाया भी है तो वो भी मुझे रिटर्न हो गया। यानी कि एयर टिकट से लेकर इंश्योरेंस तक सारी चीज़ें मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने या जिस अदारे ने मुझे स्कॉलरशिप फ़ंड किया था मुझे वहीं से मिली हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी कोशिश से या कुछ चीज़ों को समझकर आप सब लोग भी ये सारे स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकते हैं। इसमें जो नाकाम होने की मेन वजूहात हैं, मैं वन बाय वन आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। और उसमें से सबसे पहली बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स टाइम से स्कॉलरशिप सर्च शुरू नहीं करते। वो ये समझते रहते हैं कि मैं अभी BS के 5th सेमेस्टर में हूँ, 6th सेमेस्टर में हूँ, तो अभी मेरे पास 1-1.5 साल है कि अभी मेरी स्टडी मुकम्मल होगी और तब मुझे स्कॉलरशिप को ढूंढने की तरफ जाना चाहिए। नतीजा ये होता है कि वो बिल्कुल एंड पे जाके स्कॉलरशिप ढूंढ पाते हैं, और जब वो उसकी कंडीशंस पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें मज़ीद टाइम चाहिए, और नतीजतन वो अप्लाई ही नहीं कर पाते। जो दूसरी वजह इसमें मैंने देखी है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स अगर उन्हें स्कॉलरशिप कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है तो वो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कोई बॉदर नहीं करते। वो सरसरी सा उसे पढ़ते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर में चले जाते हैं। हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर वो सारे की पॉइंट्स दिए होते हैं जिनकी बुनियाद पर कोई भी फंडिंग एजेंसी, कोई भी यूनिवर्सिटी ये फैसला करती है कि क्या उसने आपको स्कॉलरशिप देना है या नहीं देना। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो गाइडलाइंस दी होती हैं स्कॉलरशिप एजेंसी ने, उसको हम बॉदर ही नहीं करते। हम अपनी मर्ज़ी से जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं वो हम भेज देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने अगर हमसे आइल्स या टॉफल स्कोर मांगा है तो हम अपने इंस्टीट्यूट से ये लेटर साथ लगा देते हैं कि जी हमने इंग्लिश में स्टडी की है, तो हम मुतमिन हो जाते हैं कि हमारा यही सर्टिफिकेट जो है ये हमारी हेल्प करेगा। हालांकि ऐसे नहीं होता। जो गाइडलाइंस या जो कंडीशंस अदारा तय करता है हमें उनको फुलफ़िल करना पड़ता है। इस बात को आप इस तरह समझें कि हम कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो जो इन्वेस्टर है हमें इन्वेस्टर की बात को समझना पड़ता है, ना कि हमें सिर्फ अपनी बात उसके सामने रखनी पड़ती है और उसी तरह से हम ये चाहें कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। ऐसे नहीं होता। वो क्यों आपके ऊपर इतना पैसा लगाना चाहते हैं, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। और जब पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स, पूरी थर्ड वर्ल्ड जिसमें आपके सामने इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, पूरा अफ्रीका है, सारे लोग स्कॉलरशिप पे अमेरिका, कनाडा, यूरोप या हांगकांग, सिंगापुर, जापान जैसे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो जब वो भी जाना चाहते हैं और आप भी जाना चाहते हैं तो फंडिंग एजेंसी ये देखती है कि जो हमारी दी हुई गाइडलाइंस को मीट करता है, उसके साथ कंप्लाई करता है, दैट मीन्स कि वही कैंडिडेट है जो सीरियस है टू गेट द स्कॉलरशिप। तो इसलिए ज़्यादातर लोग गाइडलाइंस को जब ओवरलुक करते हैं, उनके साथ कंप्लाई नहीं करते, तो उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। इसके अंदर जो चौथा पॉइंट है वो सबसे अहम है, वो ये है कि एप्लीकेशन फिल करने के दौरान बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें जवाब लिखना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल हम इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे राइटिंग होता है, बाज़ औक़ात वो लेटर ऑफ मोटिवेशन मांगते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगते हैं। बुनियादी तौर पर हर फंडिंग एजेंसी ये चेक करना चाह रही होती है कि जिस कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो बेस्ट कैंडिडेट है और वो फ्यूचर का लीडर है। तो इसलिए इस चीज़ को जांचने के लिए वो मुख्तलिफ क्वेश्चन या एसेज आपके सामने रखते हैं और वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी को जज करने या समझने की कोशिश करते हैं।
اور جو ہم ایز اے ٹیچر اسٹوڈنٹس کا رویہ دیکھتے ہیں جب ایگزام میں، تو اسٹوڈنٹس ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سر میں میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں انگلش کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، اگر انگلش رائٹنگ میں میری کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو اوور لک کر دیں۔ حالانکہ وہ ساری چیزیں اس پوائنٹ کے لیے ہوتی ہیں کہ جب آپ کوئی اپلیکیشن لکھتے ہیں، کوئی سی وی بناتے ہیں، کوئی ایسے لکھتے ہیں، تو وہ پروفیشنلی لکھا ہوا ہو اور وہاں سے یہ پروو ہو رہا ہو کہ آپ ساری رائٹنگ سکلز جانتے ہیں اور یو نو ہاؤ ٹو ایکسپریس یور سیلف۔ اس میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیڈ لائنز کو فالو نہیں کرتے۔ وہی ہماری پاکستانیوں کی جو عادت ہے کہ ہم آخری تاریخ کا انتظار کرتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ آخری تاریخ کو پوری دنیا کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فارم فل کر رہے ہوں گے۔ ہمارے یہاں مسائل ایسے ہیں، انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، یا کوئی اور خدا نخواستہ ہیلتھ ایشو یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، تو ہم ڈیڈ لائنز تک کیوں چیزوں کو پینڈ کرتے ہیں؟ یہ 5 پوائنٹس ایسے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے زیادہ تر اچھے اسٹوڈنٹس بھی مار کھا جاتے ہیں اور وہ اسکالرشپ ون نہیں کر پاتے۔ اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس بارے میں میری سجیشن یا میری اپروچ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم سب سے پہلے میں اگر کوئی اسکالرشپ یا فیلوشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں کم از کم 1 سے 1.5 سال پہلے اس پروسیس کو شروع کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میرے نزدیک ہوتا ہے کہ میں اسکالرشپ کی سرچ کروں کہ کس اسکالرشپ کے لیے مجھے اپلائی کرنا ہے، کون کون سے اسکالرشپس یا فیلوشپس مجھے اویلیبل ہیں۔ اس معاملے میں اب پاکستانیوں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی ہیلپ موجود ہے۔ اسکالرشپ نیٹ ورک کا ایک گروپ فیس بک پہ موجود ہے جس کے 5 لاکھ سے زیادہ ممبرز ہیں، اور وہ پوری دنیا جہان کے اسکالرشپس جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے اسکالرشپس اویلیبل ہیں۔ یاد رکھیے کچھ ایسے اسکالرشپس ہیں جو صرف پاکستان کے لیے ہیں، اس میں فل برائٹ ہے، اس میں اریسمس ہے، اس میں آسٹریلین انڈیور ایوارڈ ہے، اس میں کامن ویلتھ اسکالرشپس ہیں، کچھ اور ایسے برٹش کونسل کے اسکالرشپس ہیں۔ یہ ایسے اسکالرشپس ہیں جو کنٹری ٹو کنٹری آتے ہیں، یعنی اس میں پاکستان کا اپنا ایک کوٹا موجود ہوتا ہے، لیکن بہت سے ایسے اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں جو اوپن ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ چائنیز گورنمنٹ کا اسکالرشپ ہے، ٹواس کا اسکالرشپ ہے، اسی طرح ملائیشیا کے کچھ اسکالرشپس ہیں جو ٹواس کے فورم سے پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک کے لیے آتے ہیں، برازیل کے کچھ اسکالرشپس ہیں، یو ایس کے کچھ اور اسکالرشپس بھی ہیں جو اوپن ہیں، یا آپ ڈائریکٹ یورپی یونین کا جو ڈیٹا بیس ہے جس کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، یونیورسٹی سے اسکالرشپ لے سکتے ہیں، کورین گورنمنٹ کے اسکالرشپس ہیں، کورین یونیورسٹیز کے اسکالرشپس ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے اسکالرشپس کی کون کون سی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، اور آپ ان کی ایک لسٹ بنائیں اور اس لسٹ کو اپنے انٹرسٹ کے حساب سے آرڈر کر لیں، 1 2 3 4 آپ طے کر لیں کہ آپ کتنے اسکالرشپس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اریسمس، منڈس یا فل برائٹ بہترین اسکالرشپس ہیں پیسے کے لحاظ سے، اپرچونیٹی کے لحاظ سے، ایکسپوجر کے لحاظ سے۔ تو پہلے آپ انہیں اسکالرشپس کی لسٹ بنائیے اور پھر اپنی 3 یا 4 پریفرنسز رکھیے کہ میں کس اسکالرشپ میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو کون کون سے اسکالرشپ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں تو آپ اپلائی کیسے کریں گے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کام آپ کو 1 سے 1.5 سال پہلے کر لینا چاہیے، بلکہ اگر آپ اس سے بھی پہلے کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے شاندار ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ امیجیٹلی جن اسکالرشپس کو آپ شارٹ لسٹ کرتے ہیں آپ ان کا ایلیجبلٹی کرائیٹیریا پڑھیے، دیکھیے کہ کیا آپ اس کے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کو میٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب اس میں 2 پوائنٹس ہیں، اگر آپ ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کو میٹ نہیں کرتے تو دیکھیے کہ کیا جو 1 سے 1.5 سال باقی ہے اس میں آپ ان چیزوں کو یا ان ڈیفیشنسیز کو پورا کر پائیں گے۔ سی جی پی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کچھ اسپیسیفک سبجیکٹس ہیں جو آپ کو چاہیے، یا کچھ سرٹیفکیٹس ہیں، لائک آپ آئی ایس او کے کچھ سرٹیفکیٹس کر لیتے ہیں، ٹیکنیکل رائٹنگ کے کر لیتے ہیں، یا آپ کے سبجیکٹ کے لحاظ سے کچھ سرٹیفکیٹس ایسے ہیں جو اگر آپ کر لیں، کچھ انٹرنشپس کر لیں، کچھ آپ ٹریننگ سرٹیفکیٹس کر لیں، یا کسی ریسرچ لیب میں آپ 1-2 مہینے کام کر کے اس اپنے سپروائزر سے سرٹیفکیٹ لے لیں۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، اگر آپ بالکل آن ٹائم، یعنی اسکالرشپ ختم ہونے میں 1 مہینہ رہتا ہے اور تب آپ کو اسکالرشپ اپرچونیٹی کا پتہ چلتا ہے اور پھر آپ ایلیجبلٹی کرائیٹیریا میں یہ چیزیں دیکھیں گے تو یقیناً آپ نہیں کر پائیں گے۔
तो अगर आपने 1-1.5 साल पहले इन चीज़ों को आप जानते हैं तो आपके पास अभी टाइम है कि आप उन सारी डेफिशिएंसीज़ को दूर करें। अगर आपने जीपीए इम्प्रूव करना है तो भी आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा मेहनत करें, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरे इसमें यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं एप्लीकेशन के साथ, आप उन डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट अटेस्टेशंस होती हैं। बाज़ में यूनिवर्सिटी की अटेस्टेशन काफ़ी होती है, बाज़ में आपको फॉरेन ऑफिस की अटेस्टेशन चाहिए, बाज़ में आपको एचईसी की अटेस्टेशन चाहिए। अगर आप जानते हैं तो ही आप वो काम कर पाएंगे। पहले पॉइंट में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कीजिए और उनकी डेडलाइंस को भी ज़हन में रखिए कि टेंटेटिव डेडलाइन क्या है, कब वो स्कॉलरशिप आता है और कब उसकी डेडलाइन होगी, ताकि आप अपने आप को रेडी करना शुरू कर दें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़िए, अपनी डेफिशिएंसीज देखिए और उन पे काम करना शुरू कर दीजिए। तीसरी बात यह है कि जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हें बार बार पढ़िए, यहाँ तक कि आपको बिल्कुल अज़बर हो जाए। अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप अपने किसी सीनियर से या किसी टीचर से या कोई ऐसा दोस्त जो आपसे पहले उस स्कॉलरशिप में गया है तो उससे समझ लीजिए कि भाई ये क्या है। इन्हीं गाइडलाइंस में कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आपको सुपरवाइज़र का कॉन्सेंट लेटर चाहिए होता है। उसमें कोरिया के स्कॉलरशिप्स में अमूमी तौर पे ऐसा होता है, कास्टवास में, चाइना में भी यही होता है। तो उस मामले में भी जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि आपको 1 साल पहले ही सुपरवाइज़र के साथ इन टच आ जाना चाहिए, ताकि आप उसका कॉन्सेंट लेटर ले लें जो आपने अटैच करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। अमूमी तौर पे ये होता है कि अगर आप डिले करते हैं तो प्रोफेसर के पास अमूमी तौर पे 1 या 2 वैकेंसीज़ होती हैं। तो अगर आपसे पहले किसी बंदे ने वो प्रोफेसर से कॉन्सेंट ले लिया तो डेफिनेटली प्रोफेसर आपको ना कर देगा, और इस ना की वजह से आपका 1 साल ज़ाया होने का ख़दशा है। तो गाइडलाइंस को पढ़िए, समझिए और उसके हिसाब से जो है वो आप अपना प्लान कर सकते हैं। उसके बाद राइटिंग प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग में कोई मसला है तो आपको चाहिए कि आप उसे इम्प्रूव करें। आपको ऐसे लिखने हैं, आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टाइप चीज़ें लिखनी हैं। इनके ऊपर बहुत से लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क के ग्रुप में भी बहुत से लोगों ने पोस्ट किए हैं, गाइडलाइंस दी हैं। आप उनको पहले समझें, या आसान हाल ये है कि गूगल कर लें अपने सब्जेक्ट का लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसको गूगल कर लें। वहाँ से आपको वर्ड फाइल मिल सकती है, पीडीएफ फाइल मिल सकती है, उसे डाउनलोड कर लें। 2 से 3 लेटर पढ़ेंगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के कंपोनेंट्स क्या हैं और आपने अपनी स्टोरी का फ़्लो कैसे रखना है। अब उसी स्टोरी के फ़्लो में आप अपनी स्टोरी को फिट इन कर दें। फिट इन करने के बाद आप उसे रीराइट करें, किसी एक्सपर्ट से चेक करवाएं। अगर आपका कोई दोस्त है जो इंग्लिश बैकग्राउंड का है उससे रिव्यू करवा लें, वो इसको फाइन ट्यून कर देगा और आपके पास एक बेहतरीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो तैयार होगी। बहुत से सीनियर जिन्होंने ये स्कॉलरशिप विन किए होते हैं वो भी आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो कैसे लिखेंगे। आखिरी पॉइंट जो मेरे जहन में है वो ये है कि डेडलाइंस के ऊपर कोई भी अदारा कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जिन्होंने स्कॉलरशिप देना है वो आपका इंतज़ार नहीं करेंगे, उनके पास हज़ारों कैंडिडेट हैं, आपने उनका इंतज़ार करना है तो आप ही उनका इंतज़ार कीजिए। डेडलाइन का कभी इंतज़ार ना करें। मेरे ख्याल में आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन से 15 दिन पहले कम से कम फुल रेडी हो, ताकि आप उसको रिव्यू कर सकें, आप उसको अपलोड कर दें और फिर भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद भी आपके पास कुछ टाइम बच जाता है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, सारे फॉर्म अटैच हो गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए हैं, हर चीज़ इन लाइन है। तो उसके बाद आप फाइनल डे पे भी सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। बाज़ औक़ात आप सबमिट का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास एक प्रीव्यू पीडीएफ जनरेट होती है जिसको देख के आप अभी भी कोई करेक्शन है तो कर सकते हैं और फिर उस करेक्शन को आप दोबारा से सिस्टम के अंदर ठीक कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस हैं जो मैंने फॉलो की हैं और मैंने आपको बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एरास्मस मुंडस का स्कॉलरशिप विन किया जिसमें मैं पुर्तगाल और नॉर्वे रहा। उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए कोरिया का स्कॉलरशिप विन किया, फिर पोस्ट डॉक के लिए मैंने चाइना का स्कॉलरशिप, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का फेलोशिप अचीव किया, जर्मनी का फेलोशिप मैंने जो है वो विन किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ एक प्रोएक्टिव माइंड और वक्त से पहले तैयार होने में ही हैं। मैं हमेशा अपने जूनियर्स को यही मशवरा देता हूँ कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, बेस्ट कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिलेगा। आपने 1.5 साल पहले से अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट बनाने की तैयारी शुरू कर देनी है। और लक जो है वो सिर्फ प्रिपेयर्ड माइंड्स को फेवर करती है।
اس کو ہمیشہ سے یاد کر لے کہ یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ صبح اٹھے تو آپ کو اسکالرشپ مل گیا. آپ کو اس کے لیے پراپر محنت کرنی پڑتی ہے. سال 1.5 سال پہلے سے آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے. اور پرسسٹنس جو ہے، کنسسٹنسی جو ہے، وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ از مور امپورٹنٹ دین انٹیلیجنس. آپ انٹیلیجنٹ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ پرسسٹنٹ ہیں، کنٹینیوسلی ہارڈ ورک کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کامیاب ہوں گے. اور فائنلی یہ ہے کہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں. پاگل لوگ ہوتے ہیں جو خود سے ایکسپیرینس کرنا پسند کرتے ہیں. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور بار بار دیکھیں. اگر آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ خود اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے جونیئر ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں جو اس وقت 5th سیمسٹر میں ہیں، 6th سیمسٹر میں ہیں، انہیں آج سے اس کام پہ لگائیے کہ آپ نے اسکالرشپ کیسے ڈھونڈنا ہے اور پھر آپ کیسے ریڈی کرنا ہے. یاد رکھیے کہ میں ایک نارمل یا ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اتنے ماشاءاللہ اسکالرشپس اگر ون کیے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے کئی گنا زیادہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.